हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। हम लोग इस समय कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के इंग्लिश का प्रीवियस पेपर और आज हम लोग करने जा रहे हैं पेपर नंबर 22। दैट मीन्स कि 21 पेपर हम लोग ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं और आज जो करने जा रहे हैं डिस्कशन वो है 21 जुलाई 2023 का और शिफ्ट है सेकेंड। मतलब पिछला वाला हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का किए थे, सेकंड शिफ्ट है, इसके बाद 2 शिफ्ट का और बचेगा, फिर 21 खत्म, फिर 24, 25, 26 और 27 बचेगा। तो जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं आप लोगों को बता दूं कि इसके पहले भी हम लोग 2022 का सीजीएल का पूरा डिस्कशन करा चुके हैं, 2022 का सीएचएसएल हो चुका है, एमटीएस के 2 सेट हो चुके हैं, मतलब 22-23 दोनों हो चुका है, ठीक है। और आपके पास स्टेनोग्राफर का भी हो चुका है, तो ढेर सारे डिस्कशन आपके पास है। अगर आप प्रीवियस पेपर लगाना चाहते हैं तो और सबका पीडीएफ भी है, हर वीडियो के साथ उसका पीडीएफ अटैच है और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाएंगे तो वैसे भी सबका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, तो आज आप लोग पीडीएफ सॉल्व कर चुके होंगे, आई बिलीव सो एंड आई होप सो। चलिए, तो देखते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, कितने सही हुए हैं और जो गलत हुए हैं वो क्यों हुए हैं, उसको एनालिसिस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन और पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या करें, इसमें सब्स्टिट्यूशन करना है। देखो, माय फ्रेंड इज, यहाँ से आपको अंडरलाइन किया हुआ है, माय फ्रेंड इज ओनिंग एन एक्सपेंसिव सेल फोन। तो माय फ्रेंड इज ओनिंग, ओनिंग क्या होता है, पजेशन की वर्ब होती है। इसमें क्या होता है, हम कोई चीज़ पजेस करते हैं, ये हमारे पास होती है। और पजेशन की वर्ब कैसी होती है, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब होती है, मतलब इसको आप कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते हो। ये किस में होगी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो सकती है, पास्ट इंडेफिनिट में हो सकती है, ये कंटिन्यूअस में नहीं हो सकती है। तो ओनिंग की जगह आप ओन्स लगाओ। कौन कौन सी होती है, जितनी भी वर्ब ऑफ पजेशन है वो नॉन कंटिन्यूअस होती हैं। जैसे हैव है, ओन है, पजेस है, ये कंटिन्यूअस में नहीं हो सकती। ऐसे ही परसेप्शन की जितनी भी वर्ब होती हैं इंद्रियों से रिलेटेड जो होती है वो कंटिन्यूअस में नहीं होंगी। नीड है, डिज़ायर है, होप है, विश, एक्सपेक्टेशन है, फीलिंग, इमोशन होती हैं, ये सब कंटिन्यूअस में कभी नहीं होते हैं। बिलीफ है, ट्रस्ट है, डाउट है, ये सब कंटिन्यूअस में नहीं होगी। नो है, अंडरस्टैंड है, ये कंटिन्यूअस में नहीं होगी। और ज़्यादा डिटेल में आपको जाना हो तो मेरा एक वीडियो है नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स, सीधे बेस्ट टाइटल ही है नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स, वो आप सर्च कर लीजिए। और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो टेंस का पूरा आप जितना भी वीडियोज हैं उसमें क्या कहते हैं उसको, मतलब एक लिस्ट, क्या कहते हैं, प्लेलिस्ट होती है, हाँ नाम नहीं याद आ रहा था प्लेलिस्ट का। तो टेंस नाम की एक प्लेलिस्ट होगी, पूरा टेंस देख डालिए आपको, तो कहाँ क्या लगना है, कहाँ क्या नहीं लगाना, ये एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो शॉर्ट टाइम में इस क्वेश्चन के लिए इतना आपके लिए काफ़ी है कि जितनी भी वर्ब ऑफ पजेशन है वो कंटिन्यूअस में नहीं हो सकती हैं, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स होती हैं। तो इस ओनिंग की जगह पर क्या चाहिए, ओन्स। ठीक है, तो यहाँ पे ओन लिखा हुआ है, लेकिन अब देखिए एक बार क्लियर कर दूँ इसको, फिर दिखाता हूँ। माई फ्रेंड क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो ओन प्लूरल वर्ब हो जाएगी, इसलिए नहीं लग पाएगी। इज ओन, देखो इज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी लगती नहीं है। ओन्स क्या हो गया, वर्ब में एस लगाना पड़ेगा आपको, तो आपका आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा, चौथा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन आ गया फिर, लेकिन ये 4 वाला है, पढ़ के देखिए। इन 1944 की बात है, ही वॉज ऑनर्ड बाई किंग जॉर्ज 6। ही कौन है, इस ही की बात आप ढूंढिएगा पहले, ये ही कहाँ है। उन्हें ऑनर किया गया था किंग जॉर्ज 6 के द्वारा विद अ नाइटहुड, मतलब नाइटहुड की उपाधि उनको मिली थी। एंड बिकेम सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो गए, इन्हीं की बात हो रही है ही में, पर पहले ही आना चाहिए, थोड़ा देखेंगे, अगर आ जाता है तो ठीक है, पहले मिल जाए तो। लिखा है ऑन रिसीविंग दिस ग्रेट ऑनर, ये महान सम्मान पाने के बाद फ्लेमिंग सेड, उन्होंने कहा था इन हिज यूजुअल मॉडेस्ट वे कि वेयर एवर आई गो पीपल थैंक मी फॉर सेविंग देयर लाइफ्स, आई डिडंट डू एनीथिंग, हालांकि मैंने ये सब काम नहीं किया था, आई जस्ट फाउंड अ रेमेडी दैट वाज देयर, तो वो दवा पहले से ही थी, बस केवल मैंने पता लगाया था, मैंने बनाई नहीं है। चलिए, उदार थे, मतलब क्रेडिट भी नहीं, बड़े लोग क्रेडिट नहीं लेते हैं ना अपने। अच्छा, फ्लेमिंग बिकेम फेमस ओवरनाइट, फ्लेमिंग रातों रात फेमस हो गए थे। एंड वाज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ हिज टाइम, ये हमको स्टार्टिंग में मिल रहा है, शुरुआत यही हमको लग रहा है कि यहीं से हो जानी चाहिए लिखा द नेक्स्ट ईयर, उसके अगले साल, ही एंड हिज फेलो बैक्टीरियोलॉजिस्ट्स whose combined efforts had led to the great डिस्कवरी वर ऑनर्ड विद ज्वाइंट नोबेल प्राइज।
अगले साल इनको नोबेल प्राइज़ मिलता है। तो किसके अगले साल? जब उनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी 1944 में, उसके अगले साल। तो मतलब ए के बाद डी लगाना होगा, हमें ए के बाद क्या लगाना होगा? डी लगाना होगा। और ऑन रिसीविंग दिस ग्रेट ऑनर, इस महान सम्मान के बाद, तो किस महान सम्मान? नोबेल प्राइज वाले महान सम्मान के बाद हम क्या लगा देंगे? बी। बाद में ए डी बी होगा और स्टार्टिंग में क्या होगा? सी होगा। सी ए डी बी कहाँ पे है ऑप्शन सी ए डी बी का? ये रहा आपका ऑप्शन सी ए डी बी का। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ें। तो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या करा है कि आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अच्छा ये लिखा है कि वी हैड बोर्डेड हार्डली, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं है ये इंप्रूवमेंट करना है अंडरलाइन पोर्शन का, ग्रामेटिकल इंप्रूवमेंट है। हार्डली वी हैड बोर्डेड द ट्रेन व्हेन इट स्टार्टेड टू मूव, एक तो व्हेन लगा है तो हार्डली लगाना ही होगा, ये बात तय है। लेकिन जब हम हार्डली यूज करते हैं तो हैड हमारा कहाँ जाएगा? पहले इन्वर्जन हो जाएगा। रूल है जब हम अपना सेंटेंस किसी निगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट करते हैं, नेवर हो गया, सेल्डम हो गया, हार्डली हो गया, बेयरली हो गया, स्कार्सली हो गया, तो हमारी हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट के पहले आ जाती है, यानी कि हैड शुड बी यूज बिफोर बी आफ्टर हार्डली। ठीक है, ये रूल है इन्वर्जन का। चलिए देखते हैं किस में हुआ है। हार्डली तो अंडरलाइन किया नहीं गया है, तो पहले हैड लगाइए फिर वी लगाइए। हैड वी बोर्डेड, तो हार्डली हैड वी बोर्डेड ये आपका लग पाएगा। ठीक है ना, विल लगा नहीं पाओगे क्योंकि विल के साथ बोर्डेड नहीं लगता, इज भी नहीं लग पाएगा। ठीक है, यही एक ही ऑप्शन बचा, हार्डली हैड बी बोर्डेड बोर्डेड। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपको बताना है, आइडेंटिफाई द ऑप्शन डिफाइंस, एक मतलब ऐसा ऑप्शन आइडेंटिफाई करने में जिसमें डिफाइन किया गया इस गेट को और इस गेट को। ये गेट आप जानते ही हैं, फाटक होता है, गेट घर के बाहर लगा होता है ऊंचे सा, और इस गेट मतलब क्या होता है? चाल होती है। चाल का मतलब क्या होता है? चलने का अंदाज। ठीक है, जो मतलब चलने का ढंग होता है, वे ऑफ वॉकिंग होता है। ठीक है, ये चाल फिजिक्स वाला नहीं है, स्पीड वाला नहीं है, ये क्या है? वे ऑफ वॉकिंग, चलने का ढंग बहुत मजेस्टिक होता है। कुछ लोग जल्दी जल्दी चलते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे कर चलते हैं, कुछ लोग ठुमक ठुमक कर चलते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आप समझ गए ना। सही यूज देखिए किस सेंटेंस में इन दोनों के डिफरेंस को क्लियर किया गया है। तो चलिए क्लियर करके हम चलते हैं। मैंने आपको इसका और इसका मतलब क्लियर कर दिया है। पहले में कह रहा है गेट मीन्स जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ, तो बिल्कुल नहीं है, ये गैट हो, वो गैट होता है। चलिए गेट नहीं होता है। और गेट मीन्स पर्सन्स मैनर ऑफ टॉकिंग, मैनर ऑफ टॉकिंग नहीं वॉकिंग होता है, तो इनका सत्यानाश हो गया। दूसरे में क्या है गेट मीन्स टू अचीव और रिसीव, अचीव या रिसीव नहीं होता, वो गेन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने दूसरा क्या, मैनर ऑफ वॉकिंग, ये वाला सही था। तीसरे में आ जाओ, तीसरे में गेट मीन्स हायर बैरियर, हाँ हायर बैरियर सही है। ठीक है ना, और दूसरा है गेट मीन्स क्लॉथ या लेदर क्लॉथ, ये क्लॉथ वाला मैटर इन्होंने गड़बड़ कर दिया। अब 4 में क्या है गेट मीन्स हायर बैरियर, हायर बैरियर तो ठीक हो गया। और दूसरा जो इन्होंने कहा है गेट, ये देखें गेट का, गेट मीन्स पर्सन्स मैनर ऑफ वॉकिंग, इसमें ये दूसरा भी सही है, तो ये रहा आपका चौथा वाला आंसर। ठीक, चलिए आगे आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पर, आपको बताना है साइनोनिम किसका, ये अंडरलाइन किया है वास्ट को। तो पढ़ के देखो, आफ्टर माई फर्स्ट विजिट टू बोस्टन आई स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी विंटर इन द नॉर्थ, वंस आई वेंट ऑन अ विजिट टू द न्यू इंग्लैंड विलेज with its frozen lakes and vast snowfields, vast मतलब बहुत दूर तक फैली हुई, snowfields का मतलब क्या हुआ? बर्फ के खेत, बर्फ के मैदान देखने के लिए गए थे। ठीक है, तो यहाँ वास्ट का मतलब बहुत बड़ा, बहुत दूर तक फैला हुआ, इसके लिए आप ढूंढिए क्या होगा। सॉलिड बिल्कुल नहीं, मिनिमल छोटा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा एंटोनिम। एक्सटेंसिव का मतलब बहुत दूर तक फैला हुआ, ये हो गया। सैलो मतलब छिछला होगा, ये गहराई से रिलेटेड होता है। खत्म हो गया, एक्सटेंसिव मतलब बहुत दूर तक फैला हुआ। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में? एरर है। विनय सेड दैट ही इज कमिंग फ्रॉम हिज विलेज जयगढ़, तो विनय सेड किस में है? पास्ट। अब विनय ने कहा, अगर कोई बात पास्ट में तो वो प्रेजेंट में थोड़े ना रहा होगा, आ भी रहा होगा पास्ट में, तो ही इज की जगह क्या होगा? ही वाज होगा, तो ही इज गलत हो गया, यहाँ ही वाज होना चाहिए। ये है अरेंजमेंट ऑफ टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आंसर आपका क्या हुआ? थर्ड वाला। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे।
7 में अब एक इडियम दिया हुआ है, इस इडियम को कहाँ सही से यूज किया गया ये बताओ। बैड ब्लड लिखा हुआ है। बैड ब्लड का मतलब क्या होता है? कट्टर दुश्मनी, मतलब बहुत भयानक दुश्मनी, देखते ही गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं, इसको कहते हैं खानदानी दुश्मनी कह सकते हो इसको। चलिए सुशांत ऑलवेज गेट्स इन ट्रबल फॉर टेलिंग लाई, झूठ बोलने के लिए नहीं लगेगा ये। द गैंगस्टर हैड कम बिटर रिलेशंस, हाँ ये हो सकता है, बिटर रिलेशंस विद लोकल एक्टिविस्ट सो ही वार्नड हिम टू स्टे आउट ऑफ हिज बिजनेस, तो ये दूसरा वाला आंसर ठीक है आपका, दुश्मनी में आ जाएंगे। तीसरा डॉक्टर ड्रॉप्ड द बैड न्यूज, बिल्कुल ये नहीं होगा। आगे लिखा सी सो स्कॉर्ड द कॉकरोचेज, ये बिल्कुल कॉकरोच से डरने का कोई लेना देना नहीं होगा। बिटर रिलेशंस क्या होगा? बिटर रिलेशन दुश्मनी हो सकती है, ठीक है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में अपने, तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? आप साइनोनिम बताइए किसका जो अंडरलाइन किया हुआ है, ये डिलाइट है। पढ़ के देखते हैं। ड्यूरिंग द समर ऑफ 1893 मिस सुलिवन एंड आई विजिटेड द वर्ल्ड्स फेयर विद डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, आई रिकॉल विद अनमिक्स्ड डिलाइट, मतलब क्या हुआ? वो पल इनको याद आता है, बहुत खुशी होती है। दोज डेज, ठीक, आई रिकॉल विद अनमिक्स्ड डिलाइट दोज डेज, उन दिनों को बड़ी खुशी में, मतलब जिसके साथ कुछ मिक्स नहीं होता उन दिनों को याद करते हैं, तो खुशी के लिए आ जाएगा। डिसमे क्या होता है? सरप्राइज, आश्चर्य होता है, लगेगा नहीं, साइनोनिम बताना है। मेमोरी, यादों के लिए लगेगा नहीं। इंचेंट का मतलब खुशी होता है, ठीक है, इंचेंट क्या हो गई? खुशी, प्रसन्नता, आनंद, तो ये लग सकता है आपका, इमोशन नहीं लगेगा। तो आंसर कौन सा हो गया? 3 वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बच्चा, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है बेटा लोगों? ये आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। किसका बताना है? लिखा है द प्लेस दैट पर्सन ट्रीट एज हिज परमानेंट होम, एक ऐसी जगह, घर कह सकते हो, जिसको आदमी परमानेंट होम मानता है। परमानेंट होम जैसे जंगल शेर का परमानेंट होम है, पानी क्या है? मछली का परमानेंट होम है, ठीक है, तो ऐसे हम कह सकते हैं। या लिव्स इन हैज़ अ सब्सटेंशियल कनेक्शन विद, तो डोमिसाइल, हाँ ये होता है डोमिसाइल। डोमिसाइल कहते हैं हम लोग निवास स्थान को जहाँ हम लोग रहते हैं, ठीक, डोमिसाइल लगेगा। एम्बार्कमेंट क्या होता है? देखो एम्बार्कमेंट जानते होता है, ये सॉरी एम्बार्कमेंट नहीं, एम्बैंकमेंट है। एम्बैंकमेंट होता है बांध। देखो नदियों के किनारे जैसे कभी बाढ़ आती है तो किनारा तोड़ कर पानी शहर में ले जाता है, तो नदियों के किनारे बहुत ऊंचा सा एक बांध बनाया जाता है दोनों तरफ से, तटबंध कहते हैं, वो एम्बैंकमेंट होता है। वो डैम वाले बांध की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डैम वाला दूसरा होता है, ये एम्बैंकमेंट होता है। नदी है, नहर, उसके किनारे बड़ा ऊंची ऊंची सी दीवार टाइप का बना देते हैं ताकि पानी बह के बाहर की ओर ना जाए। ओएसिस क्या होता है? ओएसिस गार्डन इन डेजर्ट, मतलब मरु उद्यान, रेगिस्तान में जो बगीचा होता है, कहीं पे थोड़ा पानी पाया जाता है, वहाँ पर थोड़ी हरियाली होती है, उसको ओएसिस कहते हैं। और रिसॉर्ट कहते हैं, क्या होता है? रिसॉर्ट मतलब ऐसी नेचर में, प्रकृति में कुछ ऐसी खूबसूरत जगहें होती हैं जहाँ रहने के लिए होटल टाइप का बना होता है, कुछ दिन के लिए लोग वहाँ घूमने टहलने जाते हैं, तो रिसॉर्ट हो जाता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपका। क्वेश्चन नंबर 10 में इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ किसकी स्पेलिंग गलत है? ऑलमोस्ट गलत है। ऑलमोस्ट में क्या होता है? ALMOST, ये होगा ऑलमोस्ट, ठीक है, तो पहला ही गलत हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ट्रिपल, ठीक है, ट्रिपल मतलब होता है ना, ट्रिपल सुना है, 3 गुना, वही है ट्रिपल। नोजल क्या होता है? जैसे पाइप वगैरह होती है, पानी वाली पाइप वगैरह, तो उसके पाइप के मुंह पे नोजल लगा होता है, तो पानी के उसको प्रवाह को रोकने के लिए, मॉइस्चर, नमी के लिए यूज़ किया जाता है। इन सब की स्पेलिंग ठीक है। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका। 11 में क्या है? साइनोनिम बताना है आपको, किसका? जीनियल का। जीनियल का मतलब क्या होता है? वो सामाजिक व्यक्ति होता है, मिलनसार होता है, फ्रेंडली होता है, सोशिएबल होता है, ठीक है। मेन मतलब इसका क्या होगा? फ्रेंडली, फ्रेंडली, सोशिएबल, जीनियल, कॉर्डियल, तो ये मित्रवत आदमी होता है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी होगा, इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, हटाइए। चीयरफुल, प्रसन्न, खुश रहने वाला होता है, इसका भी कोई लेना देना नहीं। डिस्पोंडेंट का मतलब क्या होता है? हताश। हताश का मतलब क्या होता है? जिसकी आशा टूट चुकी हो, जो नाउम्मीद हो चुका हो, ठीक है। और एक लिखा है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? बहुत ही कह सकते हो, मतलब जो आशावादी होता है उसको कहते हैं। तो अब तो काट नहीं सकते, हमको लगता है हमने कुछ गड़बड़ दिया, काटते चले आए, लेकिन जीनियल का सटीक इसमें से क्या लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसी में से हमको ऑप्शन लेना पड़ेगा, फिर से विचार करते हैं इसमें। अभी तो हमने इन सबको काट दिया था, लेकिन देखिए
जीनियल अगर फ्रेंडली आदमी होगा तो ऑप्टिमिस्टिक होगा। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या हुआ, जो हर चीज़ को पॉजिटिवली देखता हो। और चीयरफुल का मतलब जो बहुत खुशमिजाज आदमी होता है। तो ये हम जीनियल का साइनोनिम ले सकते हैं। तो ये हटाओ यहाँ से, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो पहली बार हम उसको हटाते चले आए थे इसलिए कि हम जीनियल के लिए वर्ड ढूंढ रहे थे, कहीं फ्रेंडली, कहीं सोशिएबल, कहीं एमिएबल, एमिकेबल, इस तरह का कार्डियल टाइप का वर्ड हमको मिल जाए जो उसका सटीक साइनोनिम होता है, पर वो मिला नहीं। जब हमको सटीक वाला नहीं मिला तो अब हमको इन्हीं 4 में से एक ऑप्शन लेना पड़ेगा। तो ये जो बाकी 4 ऑप्शन बच रहे हैं उनमें से अब देखो ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव एक ही चीज़ हो जाएगी, तो ये दोनों नहीं हो सकते हैं। अब चीयरफुल जो जिसे खुशमिजाज टाइप का प्रसन्नचित्त आदमी होता है, तो जिसे मित्रवत होता है, मिलनसार होता है, खुशमिजाज होगा, तो ये हम काफ़ी करीब पा रहे हैं इसको। ठीक है, डिस्पोर्टेंट एकदम अपोजिट हो जाएगा, वो होपलेस पर्सन हो जाता है। ठीक है, तो आंसर आप 2 ले लीजिए। हालांकि शुरू में मैंने इसको काट दिया था, लेकिन जब कोई और ऑप्शन नहीं मिला तो आप यही लेना पड़ेगा। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चा। तो 12 में क्या करना है आपको, क्या करना है इसमें, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन एरर। अच्छा, एरर ढूंढनी है इसमें, किसमें एरर है, और एरर है जरूर क्योंकि नो एरर का ऑप्शन नहीं है। सी वॉज वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी। ओ हो, अपॉर्चुनिटी के पहले आ लगा है, जबकि इसको अपॉर्चुनिटी को अगर हम पढ़ते हैं तो किससे, अ से आता है, तो अ नहीं होगा, यहाँ पे क्या लगाना होगा, एन लगाना पड़ेगा, एन अपॉर्चुनिटी। ये वाला गलत हो गया। मतलब ये क्वेश्चन आर्टिकल एक पक्का आ रहा है, मतलब CGL 2023 जितने भी सेट लगा रहा हूं उसमें आर्टिकल का एक क्वेश्चन श्योर आ रहा है। लगभग अभी तक जितने लगाए हैं सब में ऐसा आया है, तो थोड़ा फोकस कर लो आर्टिकल पे। चलिए आगे आते हैं। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 13 पे। बच्चा लोगों 13 में क्या है, आपको मेसी, ये वर्ड अंडरलाइन किया, इसका एंटोनिम बताना होता है। मेसी का मतलब क्या होता है, अस्त व्यस्त एकदम से, जैसे लड़कों का कमरा होता है। ठीक है, सारे लड़के बुरा न माने, ज़्यादातर लड़कों का कमरा ऐसा होता है, लड़कियों का थोड़ा सा बड़ा मतलब सिस्टम ऑर्गेनाइज होता है, मतलब वो सेट वट किए रहते हैं। लेकिन लड़कों का कमरा जूता कहीं होगा, मोजा कहीं होगा, पैंट कहीं होगा, शर्ट कहीं होगी, अगले दिन फिर ढूंढ ऐसा होता है। तो मेसी होता है, एकदम अव्यवस्थित होता है। हर रूम लुक्स, लो यार मेरी बात ही गलत हो गई, यहाँ पढ़ा ही नहीं था, हर रूम है, ये तो लड़की का कमरा है, हम लड़कों पे आरोप लगा दिए। ठीक है, कभी कभी लड़कियाँ भी ऐसी होती हैं। ठीक है, तो हर रूम लुक्स वेरी मेसी। ठीक, चलो ऑर्गेनाइज्ड क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, मेसी का अपोजिट क्या होगा, ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि मेसी अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। कियोटिक साइनोनिम हो जाएगा, अनटाइडी साइनोनिम हो जाएगा, डिसऑर्डर साइनोनिम होगा। तो लो मेसी के 3 साइनोनिम मिल गए, कियोटिक, अनटाइडी और डिसऑर्डर। तो ऑर्गेनाइज्ड क्या हो जाएगा, एकदम इसका एंटोनिम हो जाएगा, पहला ही वर्ड मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में आपके। तो क्वेश्चन नंबर 14 है क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहे हैं कि आप पैसिव वॉइस में चेंज करो, हैज़ नॉट कमिटेड। हैज़ नॉट कमिटेड, तो यहाँ क्या लग जाएगा, बीन लगाना पड़ेगा आपको, और द क्राइम को पहले लेना पड़ेगा। द क्राइम हैज़ नॉट बीन कमिटेड, और इसको इधर ले जाओगे, बाई हिम चारों में लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हिज क्राइम, द क्राइम पहले लगा हुआ है, ये पूरा सही है और ये पूरा सही है। हैज़ नॉट बीन कमिटेड, हैज़ नॉट बीन कमिटेड पहला वाला सही है। यहाँ क्राइम के लिए हैव नहीं लगेगा, वाज का कोई चांस नहीं है, हैव नहीं लग सकता क्राइम के लिए, क्योंकि क्राइम सिंगुलर है। क्लियर, पहला ऑप्शन हो गया। आइए आपके क्वेश्चन नंबर 15 के दर्शन कराता हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर 15 में 4 वर्ड है, ये देखो, डिजायर्ड को अंडरलाइन किया गया, इंस्टेंटेनियस को अंडरलाइन किया गया, एडवर्टाइजिंग को किया गया, और अनचैलेंज्ड को अंडरलाइन किया गया। और कह रहे हैं कि इनमें से किसी एक वर्ड की स्पेलिंग गलत है, उसकी सही स्पेलिंग दी हुई है। तो पहले हम एक तरफ से देखते हैं कि किसकी स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो डिजायर्ड की स्पेलिंग सही है। ठीक, इंस्टेंटेनियस स्पेलिंग गलत है, यहाँ जो आई लगा है वहाँ पे ई होना चाहिए। आंसर हमको यही देखना है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग की स्पेलिंग सही है और अनचैलेंज्ड की भी स्पेलिंग सही है। इंस्टेंटेनियस में देखो TANE होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो इंस्टेंट लिखा हुआ, INSTANT, इंस्टेंट मतलब उसी पल होगा, उसके बाद ई होगा, फिर OUS होगा। ठीक है, ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और आंसर तो आपको मिल ही गया ना। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आपका। 16 में क्या करना है,
साइनोनिम बताना है किसका, एब्जॉर्ब्ड का। एब्जॉर्ब का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ में लीन हो जाते हैं, एकदम से डूब जाते हैं, ठीक है। तो प्री ऑक्यूपाइड का मतलब हमारे दिमाग में पहले से ही कोई चीज़ चल रही हो तो प्री ऑक्यूपाइड होगा ना। सोक्ड का मतलब हुआ में डूबा हुआ, सोख लेना। एब्जॉर्ब का मतलब क्या था, सोख लेना, एब्जॉर्ब कर लेना। तो सोख करना होता है सोख लेना, ठीक है। ये आपका साइनोनिम हो गया। रिप्लेस उसको बदल देना, रिस्टोर मतलब किसी चीज़ को फिर से पा लेना, ये नहीं होगा। आइए आपके क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करना है आपको, एक इडियम दिया हुआ है, इसकी मीनिंग बताओ। अ परफेक्ट स्टॉर्म। परफेक्ट स्टॉर्म का मतलब क्या हुआ, एकदम बहुत ही मतलब गजब की मुसीबत होगी, है कि नहीं, बहुत ही वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन हो जाएगी। मतलब कह सकते हो कि जितनी अब ये स्टॉर्म लिखा था, स्टॉर्म किस में, मुसीबत के लिए लिया जाता है। परफेक्ट स्टॉर्म का मतलब एकदम परफेक्ट मुसीबत। आंसर में आ जाओ, एप्रोप्रिएट फॉर ऑल ओकेजन्स, ये बिल्कुल नहीं होगा। वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन मतलब जितना वर्स्ट से वर्स्ट, मतलब सुपरलेटिव है ना, जितनी खराब से खराब सिचुएशन हो सकती है, वही ना परफेक्ट मुसीबत एकदम, तो ये वाला हो सकता है। हीलिंग फ्रॉम ट्रॉमा बिल्कुल नहीं होगा, और प्रिटी गुड जजमेंट भी नहीं होगा। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18 आपका। 18 क्या है जी, तो ये रहा आपका 18। अरे बाप रे, तो बहुत लंबा चौड़ा अरेंजमेंट है जी, मतलब 2 पेज में गया है। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं, इनसे भी निपटेंगे जैसे सबसे निपट लिए हैं। इट वॉज द नाइट बिफोर द डे फिक्स्ड फॉर द कोरोनेशन, मतलब कोरोनेशन के पहले, जिस दिन कोरोनेशन क्या होता है, राज तिलक होता है किसी का, तो कोरोनेशन के पहले की रात थी। एंड द यंग किंग वॉज सिटिंग एलोन इन हिज ब्यूटीफुल चैम्बर, और जो यंग किंग था, जो युवराज था, अपने ब्यूटीफुल चैम्बर में बैठे हुए थे, ठीक है। हो सकता है स्टार्टिंग कर लें। एंड फिर कह रहे हैं एंड, तो मतलब क्या हुआ, मैच करेंगे। एंड इंडीड, और ये सच है कि इट वॉज द हंटर्स हु हैड फाउंड हिम कमिंग अपॉन हिम ऑलमोस्ट बाई चांस एज बेयर लिम्ब्ड, आगे लिखा है बिना हाथ पैर के, एंड पाइप इन हैंड, उनके हाथ में पाइप थे। ही वॉज फॉलोइंग द फ्लॉक ऑफ द पुअर गोट, वो पीछे पीछे, मतलब गोट के पीछे पीछे, जो बकरियां थी उनके पीछे पीछे, गोट हर्ड के पीछे पीछे जा रहा था। हु हैड ब्रॉट हिम अप, और इन्हीं बकरियों ने उनको बड़ा किया था। एंड हुज सन ही हैड ऑलवेज फैंसीड हिमसेल्फ टू बी, हमेशा सोचा करता था कि किसका बेटा है वो, कल्पना किया करता था। द लैड, ये युवक, फॉर ही वॉज ओनली अ लैड, क्योंकि वो एक युवक था, मतलब क्या, टीनेजर्स में रहा होगा, टीनेज 16 के करीब। बीइंग बट 16 ईयर्स ऑफ एज, केवल 16 साल का था, इसलिए उसको लैड कहा जा रहा है। वो लैड जो था, वो जो युवक था, वॉज नॉट सॉरी एट देयर डिपार्चर, मतलब अपने डिपार्चर पर वो सॉरी नहीं था, दुखी नहीं था। एंड हैड फ्लंग हिमसेल्फ बैक विद अ डीप साई ऑफ रिलीफ ऑन द सॉफ्ट कुशंस, जो भैया युवराज बन रहा है तो गद्दी उद्दी लगी होगी ना, ऑफ हिज एम्ब्रॉयडर्ड काउच, एम्ब्रॉयडर मतलब एकदम कढ़ाई उढ़ाई की हो गई थी उनकी पलंग, और लाइंग देयर वाइल्ड आइड, मतलब बड़ी बड़ी आंखें करके लेटा हुआ, ओपन माउथ, मुंह खोला हुआ था, लाइक अ ब्राउन वुडलैंड फॉन की तरह से। आर सम यंग एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट न्यूली स्नेयर्ड बाय द हंटर्स, ठीक है। अब इसके आगे आ जाओ, आगे आ जाते हैं हम लोग, तो इसका नेक्स्ट वाला क्या होगा, हाँ चलिए, ये रहा आपका, ये रहा डी वाला। तो आगे कह रहे हैं कि हिज कोर्टियर्स हैड ऑल टेकन देयर लीव ऑफ हिम, उसके कोर्टियर्स जो दरबारी थे वो सब लोग परमिशन लेके चले गए थे। बोइंग देयर हेड्स टू द ग्राउंड, ठीक है, सब उसको प्रणाम करके अपना सर झुका करके चले गए थे। अकॉर्डिंग टू द सेरेमनी यूजेस ऑफ डेथ, जैसे कि सेरेमनी कोरोनेशन सेरेमनी में हुआ करता है, उसी के अकॉर्डिंग सब लोगों ने किया था। और एंड हैड रिटायर्ड टू द ग्रेट हॉल ऑफ द पैलेस, ठीक है, पैलेस जो महल था उसे ग्रेट हॉल के से निकल गए थे। टू रिसीव अ फर्स्ट फ्यू लास्ट लेसन्स, कुछ उनको लेसन्स देना और बाकी रह गया था, कुछ उपदेश बाकी रह गए थे। फ्रॉम द प्रोफेसर ऑफ एटिकेट, प्रोफेसर ऑफ एटिकेट मतलब जो नैतिक शास्त्र, नीति शास्त्र के प्रोफेसर थे, उनसे कुछ शिक्षाएं, भाई राजा बनने जा रहे हैं ना, तो कुछ उनको कूटनीति की बातें, नैतिकता की बातें सिखाई जा रही थी। There being some of them who had still quite natural manners, which is
which in a courtier is I need hardly say a very grave offense, जो कि अगर उन मैनर्स को पालन नहीं करेंगे तो बीइंग अ कोर्टियर एक बड़ा अपराध माना जाता है। तो अब इसमें शुरुआत आप कहाँ से करोगे? शुरुआत तो हमको लग रहा है वही कि सेरेमनी मतलब कोरोनेशन सेरेमनी के एक दिन पहले की सारी कहानी हो रही है, क्या 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 हुआ था, तो सबसे पहले वही करेंगे कि ये सेरेमनी के एक दिन पहले वाला मैटर था। ठीक है, तो यहीं आ जाओ। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले हम लोग करते हैं कि सेरेमनी के एक दिन पहले की ये बात थी, तो कहाँ से? ए में शुरू कर लो। ए में सेरेमनी के एक दिन पहले की बात थी। उसके बाद ये आ जाएगा कि जो कोर्टियर्स वगैरह थे सब उनके आगे सर झुका करके, जैसे कि कोर्ट की परंपरा थी, सब लोग अपने अपने घर चले गए थे। और ये किस में लिखा हुआ था? ये लिखा हुआ था डी में। तो ए के बाद हम डी ले लेते हैं। डी के बाद क्या ले लेंगे? डी के बाद आ जाओ वो युवक, उस युवक की क्या कहानी थी उसके बारे में आ जाओगे। वो युवक वहाँ पे मतलब 16 साल का था, तो ये ऐसे ही इन्हीं के ऊपर आ जाएगा। तो ए डी के बाद सी लगा लो। उसके बाद क्या आ जाओगे? और इसी में जो बातें सी में कही गई हैं, सी के साथ तो बी का लगना तय है, क्योंकि जो बी में एंड इंडीड इट वाज अ हंटर्स, और यहाँ पे क्या रहा? ये लिखा है ना, यहाँ लिखो फॉन्स आर सम यंग एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट न्यूली स्नेयर्ड बाय हंटर, यहाँ लिखा हुआ है, एंड इट वाज द हंटर्स यहाँ लिखा हुआ है। तो हम सी के बाद तो बी लगाएंगे ही लगाएंगे, तो सी के बाद बी होगा। ए डी लगा लो, ए डी के बाद सी बी लगा लो। तो आंसर तो फिलहाल हमारा हो गया है हमारे काम भर का। तो ए डी सी बी आंसर कहाँ आ जाएगा? ए डी सी बी आपका ये रहा, थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या है बच्चा? ये एक्टिव वॉइस में बताओ, किसको एक्टिव वॉइस में? वेडिंग इन्विटेशंस विल बी सेंट, विल के साथ ये लिखा है बी, तो आप बी हटा दोगे, विल सेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये विल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? सेंड हो जाएगा। और ये बाई देम जो लिखा है उसको आप इधर ले आके क्या बना दोगे? दे बना दोगे। दे विल सेंड, अब ढूंढो आंसर अपना। दे विल सेंड, ये लिखा है दे विल सेंड वेडिंग इन्विटेशंस, तो ये एकदम से ठीक है। दे विल बी सेंट, भैया दे खुद काम करेंगे ना। अब ये पैसिव वॉइस में बी सेंट होता है ना, एक्टिव में नहीं होता। और ही विल सेंड, अब देखो यहाँ पे बाई देम लिखा हुआ, तो ये ही कैसे हो सकता है ना, देम का ही तो नहीं होता, दे होता है। तो ये दोनों इसलिए कट गए, पहला वाला ऑप्शन आपका बच रहा है। ठीक है, आगे आ जाओ। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20 में देखो अंडरलाइन क्या हुआ है? बिटवीन, इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो करो। लिखा है द प्लेयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड द रिवार्ड डैश देमसेल्व्स, तो जो प्लेयर्स थे, प्लेयर्स मतलब ढेर सारे प्लेयर होंगे, वो सब आपस में रिवार्ड्स को बांट लेते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं ना, तो देमसेल्फ बिटवीन नहीं लगाएगा, बल्कि यहाँ क्या लगाना पड़ेगा हमको? अमंग लगाना पड़ेगा। ये बिटवीन 2 के लिए लगता है, अमंग ज़्यादा के लिए लगता है। तो अमंग देमसेल्व्स क्या लगेगा? ये पहला वाला होगा, अमंग लगेगा। ठीक है ना। और ये यहाँ अमंग्स लिखा है, लेकिन देयर सेल्फ लिखा हुआ, ये हो ही नहीं सकता। बिटवीन का कोई चांस नहीं, अभी मैंने कहा था कहीं कट जाएगा। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 21 में। तो क्वेश्चन नंबर 21 की कहानी क्या होती है? वही जो पहले से पढ़ते आ रहे हो, एक पैराग्राफ, 5 खाली जगह है, भरो उनको। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के बेसिक एलिमेंट्स हैं, दैट डैश आर वर्ल्ड आर एक्सप्लेन इन एन इंटरैक्टिव मैनर। ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि जो कंप्यूटर के बेसिक एलिमेंट्स हैं, जो हमारे वर्ल्ड को डैश किए हैं, तो उनको एक्सप्लेन किया जाता है बड़े इंटरैक्टिव मैनर में। तो ये क्या करते हैं? हमको क्या देते हैं? एबल बनाते हैं, या हमको ज़्यादा ताकतवर बनाते हैं, ऐसे ही कुछ वर्ड आना चाहिए। आगे लगाओ द बुक हैज़ अ डैश अप्रोच, आ लगा हुआ है, ध्यान रखना। अप्रोच के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? यूनिक वगैरह टाइप का अप्रोच यूज करते हैं, यूनिक अप्रोच बोलते हैं ना। ऑफ कलरफुल एंड क्रिएटिव पिक्चर्स बेस्ड एक्टिविटी, मतलब किसी किताब के बारे में बता रहे हैं यार, पूरी कहानी ये हुई। एक किताब है, उस किताब के बारे में बता रहे हैं कि इस किताब में जो कंप्यूटर के बेसिक एलिमेंट्स दिए हुए हैं उसके बारे में बहुत इंटरैक्टिव वे में एक्सप्लेन किया गया है। इस किताब में एकदम यूनिक अप्रोच ली गई है, कलरफुल और क्रिएटिव पिक्चर्स के आधार पर उसे बनाए हुए हैं। कुछ पजल और एक्टिविटीज़ हैं और मेजेज हैं। पजल्स, एक्टिविटीज़ और मेजेज ये डैश करते हैं द स्टूडेंट टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, वो स्टूडेंट को क्रिटिकल थिंकिंग करने के योग्य बनाते हैं। लॉजिकल और मोटर स्किल्स को उनकी डेवलप करते हैं। आफ्टर एवरी लेसन, हर लेसन के बाद, जितने भी लेसन पढ़ोगे हर लेसन के बाद इसमें क्या दी हैं? एक्सरसाइजेज दी गई हैं। ठीक है, लिखा है एक्सरसाइजेज आज इनकॉर्पोरेटेड टू डैश, किस लिए? टू डैश द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द
स्टूडेंट्स। तो जब एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, उनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को और मजबूत करती हैं, पक्का कर देती हैं। चलिए, तो किताब के बारे में है ये दिया हुआ है, और पहला सेंटेंस कंप्यूटर के बारे में दिया हुआ था कि जो कंप्यूटर है, द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर्स के बारे में क्या है, कंप्यूटर जो कि हमको क्या करता है, हमारे वर्ल्ड को, हमारी दुनिया को क्या किया, निगेट तो किया नहीं है, एम्पावर किया है। ये दोनों में एम्पावर दिया है, निगेट बिल्कुल नहीं लगेगा, ना तो निगेट लगेगा ना निगेट्स लगेगा। अब एम्पावर और एम्पावर्स लिखा हुआ है, तो हम वर्ब में एस लगाएं या ना लगाएं। दिखा है सब्जेक्ट क्या है, बेसिक एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स प्लूरल है। अगर एलिमेंट्स प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे, एम्पावर लगाएंगे, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी। और वर्ब में एस लगा दोगे तो सिंगुलर हो जाएगी, जब इसमें आप एस लगा दोगे तो ये सिंगुलर बन जाती है, इसलिए ये नहीं लगेगी, क्या लगेगी, एम्पावर लगेगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा मैटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको फिलर नंबर 2 पे आना है, ये वाला फिलर नंबर 2। तो इसमें क्या कहना है कि ये जो बुक है उसमें एक डैश अप्रोच है। कैसी है, किताब अच्छी है। किताब अच्छी होगी तो बताओ, कॉम्प्लेक्स अप्रोच होगी, नहीं होगी, डिफिकल्ट अप्रोच होगी, नहीं होगी, ट्राइवियल अप्रोच मतलब बहुत ही गैर मामूली, मतलब जैसे कह सकते हो बहुत ही महत्वहीन, तुच्छ सी अप्रोच है। तो ऐसा क्यों कहेगा कोई अपनी किताब को, तुच्छ अप्रोच क्यों लेके चलेगा, अच्छी बात बताएगा ना। इसमें एक यूनिक अप्रोच ली गई है, तो यूनिक लगाओ, ठीक है। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिलर नंबर 3 में, ये आपका यहाँ वाला होगा। तो कह रहे हैं कि ये जो किताब है उसमें क्रिएटिव पिक्चर बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं। अच्छा, आगे लिखा है द पजल्स, पजल्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं और मेजेज हैं। वो डैश करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो डेवलप कर ले क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्या करते हैं ये सारी चीज़ें, 3 पजल्स है, एक्टिविटीज़ हैं, मेजेज हैं, तो 3 चीज़ें हैं। तो ये हैड हेल्प्ड क्यों, पास्ट में क्यों जाओगे, पास्ट में क्यों जाओगे, क्योंकि पूरी कहानी प्रेजेंट में है, ठीक। पूरी जितना देख लो ऊपर से लेकर अभी तक में, हम इसके पहले वाले वर्ड में एस लगाए थे, एम्पावर किया था ना, ठीक है। और भी यहाँ पे बुक के बाद हैज़ लगा हुआ है, तो हम पास्ट में क्यों जाएं। इसके आगे भी देखोगे तो प्रेजेंट टेंस का ही बोलबाला है। देखो यहाँ पे एक्सरसाइजेस लिखी है, आर लिखा है, ठीक है। तो प्रेजेंट में ही रहोगे, प्रेजेंट में लिखोगे तो अब बचा आपके पास हेल्प या हेल्प्स। तो हेल्प्स कैसे लगाओगे, जबकि पजल्स, एक्टिविटीज़ और मेजर्स 3 चीज़ें लगी हुई हैं, तो उनके लिए हेल्प्स तो लगेगा नहीं, सिंगुलर हो जाएगा। तो आप दूसरा वाला लगाओ, हेल्प प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में, आ जाओ आपका क्वेश्चन नंबर होगा अब की बार 24, ठीक है ना। तो ये रहा 24 फिलर नंबर 4 में। यहाँ क्या लगाओगे, यहाँ लिखा है कि आफ्टर एवरी लेसन डैश एक्सरसाइजेज, हर लेसन के बाद एक्सरसाइजेज दी हैं। तो एक्सरसाइजेज कैसी होगी, सुपरफिशियल एक्सरसाइजेज, मतलब डीप नहीं होगी, बस ऊपर ऊपर तौर पे, सतही तौर पे क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं, बिल्कुल नहीं हो सकता। इरेशनल मतलब क्या हुआ, अतार्किक, जिसमें कोई लॉजिक नहीं, कोई रीजनिंग नहीं है। कुतर्की, तो कुतर्की एक्सरसाइजेज यहाँ नहीं होंगी। बैफलिंग का मतलब एकदम घबरा देने वाला, चकरा देने वाली एक्सरसाइज भी नहीं होगी। कैसी होगी, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या हुआ, आपके दिमाग को एक्टिव करने वाली, गतिशील करने वाली। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइजेज यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। चलिए अब आखिरी वाले पे आ जाते हैं, आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये रहा फिलर नंबर 5। यहाँ पे आप क्या लगाओगे, ठीक है। टू डैश द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को क्या होती है। अब टू लगाए हो तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, और क्या, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, इवॉल्व, क्योंकि ये नाउन हो जाएगा, इवॉल्विंग लगेगा नहीं, इवॉल्व लगेगा नहीं, टू इवॉल्व, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, मामला क्लियर हो गया। चलिए, तो ये 25 क्वेश्चन हमारे हो गए, किसके, सेट नंबर 22 के। कुल कितने हुए होंगे आप गेस गुणा कर लीजिएगा। तो ये आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो अपनी सुझाव देना चाहते हो तो आप अपने सुझाव बिल्कुल हमको लिख के दो, और अगर आप कोई स्पेशल डिमांड है आपकी, आप कुछ खास चाहते हैं कि हम ये पढ़ाएं, तो वो भी आप लिख सकते हैं, मैं उस पर काम करूँगा, कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग कल वाले सेशन में 21 जुलाई के 3rd शिफ्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।